नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। हम लोग एक बहुत ही स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं। आज इसका तीसरा लेक्चर है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो इस वीडियो पे बिल्कुल नया है और पहली बार इस वीडियो को ओपन कर रहा है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जो है ज़रूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है उन बच्चों के लिए जो CGL मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए जो CGL 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं। उसमें CPO भी हो सकता है, CHSL भी हो सकता है, MTS भी हो सकता है, स्पेशली अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है, मैं इसके विषय में ब्रीफ कर दूं। आज इसका तीसरा लेक्चर है। इसके पहले के 2 लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। ये सारे लेक्चर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सीरीज़ पूरी तरीके से जब कवर करोगे तो आपको पूरा का पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा पहले 20 लेक्चर्स में। तो आज तीसरा लेक्चर है। 4 फेजेज़ में मैंने इसे बांटा है। पहला फेज है हमारा जिसमें हम ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 101 ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ रहे हैं, जिससे पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। और दूसरा फेज हमारा कॉम्प्रहेंशन का होगा, और तीसरा फेज हमारा वोकैब का होगा, और चौथा फेज होगा जब हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप शॉर्ट में पूरा का पूरा ग्रामर कवर करना चाहते हो तो कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स बनाते हुए चलो। इन रूल्स के बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सबसे अच्छे जो रूल्स हैं जिन पे बेस क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। 500 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको 101 रूल्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है और फटाफट अपन लोग चलेंगे। हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेक्चर हमारा कौन सा है? लेक्चर हमारा है ये 75 डेज़ का प्लान है जिसको अपन रन कर रहे हैं। फेज़ 01 स्टार्ट किया है मैंने, और फेज़ 01 में 20 एक लेक्चर मैं डिलीवर करने वाला हूं जो ग्रामर पे रहने वाला है। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले 11 से 15 तक के रूल। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि हम यार इंग्लिश वाले सेक्शन में SSC में ना मेंस में 130 नंबर से ज़्यादा बना पाएँ। और अगर प्री का पेपर अपना पहले पड़ता है, अगर आप अगले साल की तैयारी करने वाले हो, तो 45 से ज़्यादा नंबर बना पाए। ये कई बार हमको लगता है हिंदी भाषी बच्चे होने के नाते कि ये बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ये संभव बनाने वाला हूँ। ठीक है ना? जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा जिसमें इमरान हाशमी ने कहा है कि जब आपको इम्पॉसिबल सब दिखाई दे तो आई एम पॉसिबल करके इसे ऐसे देखो। तो आप ऐसे बात समझो कि अगर आप सही से तमीज़ में कुछ भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, हर चीज़ संभव है। मैं भी हिंदी भाषी बच्चा रहा हूँ और मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद बहुत अच्छा जो है इंग्लिश में स्कोर बनाया, जबकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। मेरे मैथ्स में स्कोर ख़राब हो गया इंग्लिश में स्कोर बनाने के चक्कर में। ठीक है ना? तो सब संभव है। बस करना क्या होता है ना, करना सिंपल सा ये होता है कि आपको पढ़ना होता है, लगातार पढ़ना होता है। लेक्चर तीसरा जब आप पढ़ रहे हो तो लेक्चर पहला और लेक्चर दूसरा जो है पढ़ा हुआ होना भी चाहिए, और साथ में अगर इनके साथ उसको रोज़ रिवाइज करते हुए 5 रूल जो है जो डेली में पढ़ाता हूँ जिस पर आप प्रैक्टिस करते हो ना, वो हार्डली 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों दिन की बात करूं, पहला और दूसरा लेक्चर, तो वो 10 मिनट के आसपास, 15 मिनट के आसपास में आप दो के दोनों लेक्चर आसानी से रिवाइज कर लोगे। तो उसे रिवाइज कर लो, फिर इसे कवर कर लो, या इसे कवर कर लो फिर उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि उसके मतलब उन सब चीज़ों का दिमाग में हमेशा बैठा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन बस यही रूल्स आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत बेसिक्स पढ़ रखी है तो आपको सब रूल आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं रूल्स भी ऐसे समझा रहा हूँ कि आपने कुछ पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 25 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कवर करेंगे अपन। एक बहुत कॉमन जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ही लिए गए हैं, मतलब कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं अपन लोग, अपन SSC के क्वेश्चन ही ले रहे हैं, जिन क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि रूल क्या है क्या नहीं है। देखो आपके स्क्रीन के सामने कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए ना, इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना? इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, अपॉइंट हो गया, थिंक हो गया, कंसिडर हो गया, कॉल हो गया, मेक हो गया और चूज हो गया। ये कुछ वर्ब्स हैं जो आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 7 एग्जाम्पल मैंने लिया है, 1 बाई 1 करके हम इसे समझेंगे। इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, थिंक, कंसिडर, कॉल, मेक एंड चूज। इसे 2 तरीके से इस पर्टिकुलर रूल को किया जा सकता है। एक तो हम डायरेक्टली, जब मैंने अपने समय में था तो हमने इसे रट्टा मार लिया था। क्या किया था अपन ने? रट्टा मार लिया था। रट्टा इसलिए मार लिया था कि हिंदी भाषी बच्चे होने के नाते यार देखो अपन को कुछ समझ में आता नहीं है। जब समझ में नहीं आता है, उस टाइम पे यूट्यूब की दुनिया मतलब इतनी वैसी नहीं थी कि आज के समय में टीचर बहुत पढ़ाने वाले हैं, तो अपन बुक से पढ़ते थे। बुक से पढ़ते 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 रट्टा मार लेते थे। तो खूब रट्टा मार लिया अपन ने कि बस ये शब्द जहाँ सेंटेंस में देख ले भाई अपने को रूल याद आ जाए, अपना काम हो जाए। तो मैंने हमेशा से एक बात बोला है, कीवर्ड्स अगर अपन याद कर लेते हैं ना तो अपने को बहुत मदद मिलता है। लेकिन अगर कीवर्ड्स के साथ साथ अगर अपने को समझा भी दिया जाए ना तो हमें मतलब लॉजिक भी समझ में आ जाती है, क्यों ऐसा है ये बात भी समझ में आ जाती है। तो पहले तो ये शब्द देखो आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि इलेक्ट हो गया, ठीक है ना, सेलेक्ट हो गया, अपॉइंट हो गया, थिंक हो गया, कंसिडर हो गया, कॉल हो गया, मेक हो गया, चूज हो गया। ये सारे के सारे वर्ब्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब इनसे रिलेटेड रूल क्या है?
इनसे रिलेटेड रूल ये है, जैसे एग्जांपल दे मेड हिम ट्रेजरर बिकॉज दे कंसिडर्ड हिम एज ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट। दे मेड हिम ट्रेजरर बिकॉज दे कंसिडर्ड हिम एज ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट। दूसरा है जैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज लीडर ऑफ द टाउन। योगेश थिंक्स हिम एज ए ब्रिलियंट बॉय। दे हैव नेम्ड द प्रोजेक्ट एज लास्ट लीफ। द रेफरेंस हैज डिक्लेयर्ड हिम एज विनर। द कमिटी हैज़ अपॉइंटेड हिम एज चेयरमैन। द पीपुल कॉल्ड गांधी जी एज बापू। इन सब में देखोगे तो इनके सबके बाद एक बहुत कॉमन चीज़ आया है कि एज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एज दिखाई दे रहा है, 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 और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एज दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? जब ये आपको दिखाई दे किसी सेंटेंस के अंदर, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि इनके बाद हम एज का इस्तेमाल नहीं करते। क्या नहीं करते? एज का इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या होते हैं, हम हिंदी भाषी बच्चे इसको रट्टा मार लेते हैं, ये हम इस चीज़ को रट्टा मार लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट बार बार आप भूल भी जाओगे, तो बेटर यही होगा कि अगर आप इसे याद कर लोगे ना कि ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं, जब इनके बाद आपको एज देखने को मिले तो आप इनके बाद एज नहीं लगाओगे। क्या करोगे? आप एज नहीं लगाओगे। बस इसको ऐसे भी अगर याद रख लोगे तो भी आपका एग्जाम में काम चल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट भी समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि रूल्स ऐसा क्यों बनाया गया है। तो एक बात होती है, जैसे आप अगर सही मायने में देखोगे तो कंसेप्ट समझोगे तो एक कॉम्प्लीमेंट करके कंसेप्ट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मतलब होता है पूरक, जिसको पूरा करने वाला है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला। या आप यूँ कह दो कि सब्जेक्ट के विषय में अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास किया जा रहा है तो वो उसकी मीनिंग को पूरा कर रहा है। जैसे मैंने बोला आई एम ए डॉक्टर, मैं क्या हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ। यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर। तो ये जो डॉक्टर है ये क्या कर रहा है? ये आई की मीनिंग को पूरा कर रहा है। मैं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। तो जो डॉक्टर है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और अगर मैं बात करूँ यू आर ए टीचर, तो ये क्या है? ये तुम्हारा जो है टीचर होना ये पूरा कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे इन सेंटेंसेस में, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं दिया है पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्या दिया है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। रूल ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखोगे, एक होता है कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, जैसे इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं ना, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ते हैं, वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये वर्ब भी लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए जो वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो जब लिंकिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो हमेशा ये देखना होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ते हैं तो उसके बीच में हम कोई शब्द नहीं डालते हैं। तो जैसे इनमें ध्यान से देखोगे, जैसे लिखा है ना, दे मेड हिम ट्रीजरर, दे मेड हिम ट्रीजरर बिकॉज दे कंसिडर्ड, उन्होंने कंसिडर किया किसको? हिम को। उन्होंने कंसिडर किया किसको? हिम को। किस तरीके का? ऑनेस्ट और इफिशिएंट। किस तरीके से कंसिडर किया? ऑनेस्ट और इफिशिएंट। कौन ऑनेस्ट और इफिशिएंट है? हिम। ये हिम की बात हो रही है। कौन ऑनेस्ट और इफिशिएंट है? हिम ऑनेस्ट और इफिशिएंट है। मतलब हिम की मीनिंग को पूरा कर रहा है कि जो सामने वाला आदमी है वो क्या है? ऑनेस्ट और इफिशिएंट है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसके बीच में जो एज लगा हुआ है, एज नहीं होना चाहिए। ये इसके पीछे का रीज़न होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपको बेसिक्स का सही से पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी बच्चे को अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर वो नहीं पता है तो आप बेसिक कोर्स में एक बार जाके पढ़ाई कर सकते हो। आप इंग्लिश ग्रामर की जो स्मार्ट बुक है ना, उस बुक को बाई कर लो। उसमें QR कोड के माध्यम से सारे वीडियोस भी अटैच किए गए हैं, वहाँ पे इसकी बेसिक्स आपको मिल जाएगी।
मैं ये उम्मीद कर चल रहा हूँ कि आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के विषय में जानकारी है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के विषय में जानकारी है, या फिर अगर जानकारी नहीं होगी तो दूसरा जो काम कर सकते हो इस रूल से, वो इस रूल से इसे समझने के साथ साथ इसे रट भी सकते हो कि इन शब्दों के बाद अगर एज देखने को मिले तो आप एज नहीं लगाओगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है। इसी तरीके से बात करूं, जैन हैज़ बीन इलेक्टेड, जैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द टाउन। तो जैन को क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है। जैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द, तो यहाँ पे जो याद करोगे वो याद करोगे कि इलेक्ट अपने बाद एज नहीं लेता है, तो जैन हैज़ बीन इलेक्टेड द लीडर ऑफ द टाउन, क्या, इलेक्टेड लीडर ऑफ द टाउन। इसी तरीके से योगेश थिंक्स हिम, योगेश सोचता है उसके विषय में एज ए ब्रिलियंट। अगर आपको थिंक याद है, इस कैटेगरी में जो वर्ड है इसके बाद याद है, अगर एज नहीं है तो हटा दिया। अदरवाइज अगर एक बात ये समझ सकते हो कि हिम और वही ब्रिलियंट आदमी है, हिम की ही चर्चा हो रही है कि वही एक ब्रिलियंट लड़का है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके बीच में एज नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? रट्टा मारोगे तो यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पहचान नहीं पाओगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट है कहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये रट्टा मारने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप समझ भी बैठे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिम के विषय में ही यह जानकारी है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और साथ में यहाँ पे जो बीच में एज लगा है नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरीके से इसको आपको समझना भी पड़ेगा, दोनों तरीके से इसको आपको रटना भी पड़ेगा। इसी तरीके से मैं बात करूँ, दे हैव नेम्ड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को नेम दिया गया है क्या, लास्ट लीफ, लास्ट लीफ दिया गया है। लेकिन ध्यान से देखो, ये है प्रोजेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये है इसी को नाम दिया गया ना, ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे याद रखोगे कि नेम इस कैटेगरी में आता है और नेम के बाद अपन क्या नहीं करते हैं, अपन एज नहीं लगाते हैं, तो क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। द रेफरी हैज डिक्लेयर्ड हिम एज विनर, अब यहाँ पे हिम दिया हुआ है और हिम ही विनर है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हटा दो। लेकिन अगर डिक्लेयर को देखोगे, अगर याद रखोगे कि डिक्लेयर, इसमें डिक्लेयर भी याद कर लो, कंसिडर और डिक्लेयर दोनों शब्द होता है, तो डिक्लेयर और यहाँ पे भी याद रखना, और कंसिडर भी है तो कंसिडर भी याद रखना, ठीक है ना। तो डिक्लेयर्ड हिम एज विनर, एज नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से द कमिटी हैज अपॉइंटेड हिम, कमिटी ने क्या किया, अपॉइंट किया हुआ है, किसको, उसको क्या किया है, चेयरमैन, तो चेयरमैन ही हिम है, हिम ही चेयरमैन है, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ये पूरक है। आप इसको एज को यहाँ से हटा दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? और अगर आपको याद है कि अपॉइंट के बाद एज नहीं लगाते हैं, अगर आपने रट्टा मार रखा है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से पीपुल कॉल्ड गांधी जी, गांधी जी को बापू किया जाता है, तो बापू और गांधी जी एक दूसरे के पूरक है, गांधी जी बापू है, बापू ही गांधी जी है, तो ये जो बीच में एज लगा हुआ है इसको हटा देंगे। लेकिन अगर आपको याद है कि काल के बाद अगर अपन एज नहीं लगाते हैं, अगर आपने रट्टा मार रखा है ये कीवर्ड्स, तो ये भी ज़्यादा आसान है। तो आप दोनों तरीके से इस रूल को याद रख सकते हो, एक तो रट के कि इन शब्दों के बाद एज नहीं लगाते हैं, दूसरा ये याद रख के कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई शब्द नहीं डालते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ आपको याद रखना है, और यही सारे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, इन्हीं को लेके बनाया गया है। सबसे ज़्यादा जो बनाया जाता है वो अपॉइंट को बनाया जाता है, लेके सेलेक्ट को लेके बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनाया गया है वो यहीं से बनाया गया है। बाकी जितने आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने ले लिए हैं, लेकिन ये एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद बात करूँ अगले रूल की। अगला रूल मतलब बहुत तगड़ा, बहुत सही रूल है, ठीक है ना, बहुत तगड़ा, बहुत सही रूल है, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हर साल इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऐसा नहीं है कि इस पे क्वेश्चन ना बनता हो, हर साल बनता है। एक चैप्टर हम वर्ब एडवांस पढ़ते हैं, एक चैप्टर हम वर्ब एडवांस पढ़ते हैं। वर्ब एडवांस में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये चैप्टर एक्चुअली अपन को क्या पढ़ाता है, जिरंड पढ़ाता है, इन्फिनिटी पढ़ाता है और पार्टिसिपल पढ़ाता है। तो इस रूल के अंदर हम जिरंड की चर्चा थोड़ा सा करने वाले हैं। जब हम बात करें जिरंड, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है दो तरीके से काम करती है। एक तो ये काम करती है हमारी वर्ब की तरह, और दूसरा काम करती है नाउन की तरह, इसीलिए इसको सेमी नाउन भी बोला जाता है, इसीलिए इसको सेमी नाउन भी बोला जाता है। सेंटेंस के मिड में इस पे बेस क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सेंटेंस के मिड में इस पे बेस क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक पेयर आपको याद रखना है, आपको हमेशा एक बात पता होना चाहिए कि एग्जेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है। क्या लेता है? एग्जेक्टिव नाउन का मॉडिफायर होता है, तो एग्जेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, ये पेयर में आते हैं। तो रूल ये कहता है कि कहीं पे भी अगर आपको एग्जेक्टिव देखने को मिले,
कहीं पे भी आपको एग्जेक्टिव देखने को मिले सेंटेंस के मिड में, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करोगे। क्या? वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करोगे, या इसको वाइसा वर्सा भी कह लो कि अगर बाद में मतलब मिड में अगर कहीं आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रहा हो और अगर आपको इसके पहले एग्जेक्टिव के जगह प्रोनाउन देखने को मिल जाए, ये ज़्यादा कंफ्यूजन एग्जेक्टिव प्रोनाउन को लेके बनाया जाता है कि अगर एग्जेक्टिव की जगह प्रोनाउन देखने को मिल जाए, और एक्चुअली ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव रखा जाता है। यहाँ पे क्या रखा जाता है? पॉजेसिव एग्जेक्टिव रखा जाता है। तो अगर पॉजेसिव एग्जेक्टिव की जगह प्रोनाउन अगर रख दिया जाए तो समझ लेना कि आपको इसको करेक्ट करके पॉजेसिव एग्जेक्टिव बनाना है। अब ये बात एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगी। ये एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ, ये मैं एग्जाम के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, जरा ध्यान से देखिएगा। Unless 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. Unless 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है him और यहाँ पे लिखा है ज्वाइनिंग। यहाँ पे लिखा है him, यहाँ पे लिखा है ज्वाइनिंग। तो अगर मैं बोलूँ हिम क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ये क्या होता है? ही का हिम होता है, ही सब्जेक्ट होता है, ये होता है आपका सब्जेक्ट। और अगर हिम की बात करें तो ये अपना क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। लेकिन रूल क्या कह रहा है कि मिड में अगर कहीं वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है तो उसके पहले आपको ध्यान से रखना होता है कि यहाँ पे पॉजेसिव एग्जेक्टिव होना चाहिए। और अगर मैं इसका पॉजेसिव एग्जेक्टिव की बात करूं तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। तो यहाँ पे हिम क्या सही है? हिम बिल्कुल सही नहीं है। हिम की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? हिम की जगह आपको हिज करना पड़ेगा। आपका ध्यान बहुत शार्प होना चाहिए सेंटेंस को पढ़ते वक्त कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म और एग्जेक्टिव का मिड में दोनों एक साथ दिया है, या प्रोनाउन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिया है, या ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन के साथ आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको रूल याद होना चाहिए कि पॉजेसिव एग्जेक्टिव के बाद हमेशा अपन नाउन लेते हैं, एग्जेक्टिव के बाद अपन नाउन लेते हैं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड भी होती है, तो यहाँ पे वो जिरंड की तरह काम कर रही है। और ऐसे केस में अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने को पॉजेसिव एग्जेक्टिव लगाना पड़ेगा अगर प्रोनाउन दिया हुआ है तो। ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और भी आपको ध्यान करना पड़ेगा कि अगर आप वर्ब की आईएनजी जो फॉर्म होती है, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर वर्ब की तरह काम कर रही है, इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूअस टेंस होगा। मतलब इज आर एम के बाद या वॉज वर के बाद आना चाहिए, वॉज वर के बाद आना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि भाई इज आर एम वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना हुआ है तो वो ओके है। लेकिन अगर ये वाला केस आ जाए, आपको प्रोनाउन के साथ सटा हुआ मिल जाए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन के साथ सटा हुआ मिला है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जिरंड है। और जिरंड के पहले जो है अपने को क्या करना पड़ा? पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये ज्वाइनिंग यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है? जिरंड की तरह काम कर रहा है। और जिरंड का मतलब सेमी नाउन। सेमी नाउन मतलब इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो नाउन की प्रॉपर्टी है। और नाउन अपने पहले क्या लेता है? नाउन अपने पहले प्रोनाउन नहीं लेता, नाउन अपने पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है। तो आपको हिम को हिज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल एग्जांपल्स है, अभी आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो, यू टेलिंग लाइज हैज इनरेज्ड द मैनेजर। अब यहाँ पे देखो टेलिंग दिया हुआ है वर्ब, सीधे सीधे स्टार्टिंग में दिया है ना वर्ब, और वर्ब की कैसी फॉर्म दिया हुआ है? आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है। ध्यान से देखो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है। अब इसके बाद दिया हुआ है यू क्या होता है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, सब्जेक्टिव केस है। तो वर्ब की आईएनजी और प्रोनाउन एक साथ नहीं लगाते हैं। याद रख सकते हो इस बात को कि वर्ब की आईएनजी और प्रोनाउन एक साथ नहीं लगाते हैं। हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? योर लिख सकते हैं। योर टेलिंग लाइज हैज इनरेज द मैनेजर, कि जो तुम्हारा झूठ बोलना है वो इनरेज कर दिया मैनेजर को, गुस्सा दिला दिया मैनेजर को। तो यहाँ पे यू की जगह क्या होना चाहिए? योर। और योर है क्या? योर होता है आपका पॉजेसिव एग्जेक्टिव। ये क्या होता है? पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है। तो वर्ब की आईएनजी अपने साथ पॉजेसिव एग्जेक्टिव लेती है, प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का नहीं लेता, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं लेता। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का था, यहाँ सब्जेक्टिव केस का था। जरा एग्जांपल नंबर 3 देखना। द मैन डिड नॉट अप्रूव ऑफ देम स्टेइंग। द मैन डिड नॉट अप्रूव ऑफ देम स्टेइंग। अब यहाँ पे देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देम। देम क्या होता है? दे सब्जेक्टिव केस होता है, और देम क्या होता है? इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और दे क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इट मीन्स कि आपको यहां पे दियर लगाने की जरूरत है। क्या लगाने की जरूरत है? दियर।
देयर स्टेइंग होगा। अब ये क्या है, ये आपका पजेसिव एग्जेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एग्जेक्टिव है। इसी तरह चौथे में देखो, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ मी विनिंग द रेस। मी विनिंग द रेस, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, दिख रहा है आपको भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और अगर इधर देखोगे तो ये क्या है, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन क्या चाहिए यहाँ पे, पजेसिव एग्जेक्टिव चाहिए। तो मी की जगह क्या होना चाहिए, माई विनिंग द रेस होना चाहिए, माई विनिंग द रेस होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो रूल है, ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। इसको भी आप रट्टा मार सकते हो कि जब भी आपको यही वाला आता ही है, आप देखोगे कि वर्ब की आईएनजी दिया रहेगा और इसके पहले प्रोनाउन दिया रहेगा, और ये प्रोनाउन क्या होता है, कई बार सब्जेक्टिव केस सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया होगा तो, और मिड में दिया होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दिया होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दिया होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको बदलना रहता है किस में, पजेसिव एग्जेक्टिव में, पजेसिव एग्जेक्टिव में बदलना रहता है। जैसे ही आप इसे बदलोगे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रूल नंबर 12 एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले रूल की तरफ चलते हैं। ये रूल जो है प्रीपोजिशन के चैप्टर से है, ये रूल जो है प्रीपोजिशन के चैप्टर से है, और हर साल गारंटी रहती है कि ये रूल पूछा ही जाता है। हर साल प्री में मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो मेंस में मुलाकात हो जाएगी, पक्का मुलाकात हो जाएगी। और ये रूल मतलब है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता ही आता ही है, आता ही आता है। एक बेसिक रूल है जो आप समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक रूल है। वर्ब जो होता है ये अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। उसी तरीके से जो प्रीपोजिशन होता है, जो प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट लेने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट लेने का मतलब हुआ कि इसका जो मुख्य वर्ड होता है या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए, क्योंकि नाउन प्रोनाउन ही तो काम करता है, या फिर नाउन फ्रेज होना चाहिए। नाउन फ्रेज में नाउन या प्रोनाउन अपने साथ एग्जेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल लेके आ सकता है। इतनी बात बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो पता होना चाहिए। जो प्रीपोजिशन टू है उसका रोल बहुत मतलब वैसा रहता है कि कई बार वो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है और कई बार वो प्रीपोजिशन की तरह काम नहीं करता है किसी फ्रेज में। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा इन फ्रेजेज में, जैसे लुक फॉरवर्ड टू है, बी यूज्ड टू है, एवर्स टू है, प्रोन टू है, एडिक्टेड टू है, डिवोटेड टू है, इन एडिशन टू है, ऑब्जेक्ट टू है, गिवन टू है, टेकन टू है। इन फ्रेजेज में जो प्रीपोजिशन टू है वो प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। और प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद जब भी हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जब भी हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन का होना कंपलसरी है, ये बात आपको याद रखना है। तो सपोज करो कि इसके बाद, इन फ्रेजेस के बाद अगर वर्ब लगा दिया जाए, अगर वर्ब लगा दिया जाए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लगाना चाहिए कि आईएनजी फॉर्म क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये वाला जो फॉर्म होता है ये जब आईएनजी लगाओगे तो ये जिरंड की तरह काम करेगा, और जब जिरंड की तरह काम करेगा तो इसके पास नाउन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। सेमी नाउन होता है ये, नाउन की प्रॉपर्टी आ जाएगी तो मतलब रूल्स वैलिड हो जाएगा कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है और इसके बाद जो भी वर्ब आ रहा है वो वर्ब नाउन की तरह काम कर रहा है, ना कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। वो सेमी नाउन सेमी वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, बात आपको समझ में आएगी, बहुत सारे एग्जाम्पल लिया, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो जो लुक फॉरवर्ड है वो यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो उस हिसाब से लुकिंग फॉरवर्ड टू कर दिया गया है। आपको ध्यान देना है कि ये लुक फॉरवर्ड टू वाला फ्रेज है जिसको टेंस के हिसाब से लुक को लुकिंग किया गया है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू। फिर यहाँ पे लिखा हुआ हियर, ध्यान से देखना क्या लिखा गया है यहाँ पे, हियर। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। हमको पूरा सेंटेंस नहीं देखना होता है, हमको सिर्फ ये फ्रेज याद रखने होते हैं, और फ्रेज याद रखने के बाद ये याद रखना होता है कि इन फ्रेजेस के बाद अगर वर्ब आया है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू के बाद यहाँ पे हियर आया हुआ है, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हियर आया है, तो मैंने अभी बताया कि रूल हमारा क्या कहता है कि इनके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। तो हमें हियर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हियरिंग लिखना पड़ेगा। और ये हियरिंग का अगर मैं पूछूं फंक्शन क्या है, तो ये जिरंड की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है, ये जिरंड की तरह काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 2 में, वी वर एकस्टम्ड टू, वी वर एकस्टम्ड टू, तो जैसे ये फ्रेज अपने को मिल जाता है, अपने को पता होना चाहिए कि अगर इसके बाद अगर वर्ब आया हुआ है तो वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है, वी आर एकस्टम्ड टू वर्क टुगेदर, तो ये वर्क टुगेदर की जगह क्या होना चाहिए, वर्किंग टुगेदर होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, वर्किंग टुगेदर होना चाहिए। इसी तरीके से नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो, ही इज प्रोन टू, जैसे प्रोन टू का चर्चा आता है हमें पता चलता है कि हमारे इसी ग्रुप से है, इसी फ्रेज से है, इसमें टू प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, तो फॉरगेट की जगह क्या होना चाहिए, फॉरगेटिंग होना चाहिए। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखो, ही इज एडिक्टेड टू, अब जैसे ही एडिक्टेड टू दिखाई दे रहा है और फिर लिखा है गैम्बल, तो गैम्बल की जगह क्या होगा, गैम्बलिंग, इसका आईएनजी फॉर्म आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर पांचवा है द मेंबर वर अपोज्ड टू, जैसे ही अपोज्ड टू की बात करें हमको कॉल की जगह लिखना पड़ेगा, कॉलिंग लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से छठवां एग्जाम्पल है, ही हैज़ कम हियर विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू जैसे ही देखने को मुझे मिलता है तो यहाँ पे इंसल्ट की जगह क्या होना चाहिए, इंसल्टिंग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सातवां है दे पे नो अटेंशन टू, अटेंशन टू की बात कर रहे हैं तो शाउट की जगह क्या होना चाहिए, शाउटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शाउटिंग होना चाहिए। तो इन फ्रेजेस में जो टू होता है वो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और प्रीपोजिशन जब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा तो अगर वर्ब आया है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। बहुत सिंपल सीधा सा रूल है। और ये रूल आप ऐसे भी याद रख लो कि जब भी आप कोई भी प्रीपोजिशन देखो, प्रीपोजिशन के बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया हुआ है तो वर्ब नाउन का फॉर्मेट होना चाहिए। अब जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, गोइंग फॉर ए वॉक, यहां प्रीपोजिशन आया ना, प्रीपोजिशन के बाद देखोगे ना तो ये जो ए वॉक लिखा हुआ है ना, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। जो वर्ब को नाउन बनाने का तरीका होता है, वो वर्ब को नाउन बनाने के तरीके में दो तरीके से बनाते हैं। एक तो उसमें आईएनजी जोड़ के जिरंड का फॉर्मेट बनाते हैं, या फिर उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तब वो नाउन की तरह काम करता है। तो दो तरीके से होता है, लेकिन रूल बहुत सिंपल सा है कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन प्रोनाउन का होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो फ्रेजेज है ये आप याद रखोगे और परमानेंट याद रखोगे, जो है कि ये भूले ना दिमाग से नहीं। इनके बाद वर्ब आए तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आता है, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो जो इससे क्वेश्चन ना आया हो, हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद अगले रूल की तरफ चलेंगे, रूल नंबर 14 की चर्चा करेंगे हम लोग। रूल नंबर 14 ये बहुत मतलब ऐसा तगड़ा वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। कोई सेट पैटर्न मतलब ऐसा विजिबल नहीं होता है, वो दिमाग से निकल जाता है ऐसा। अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से ये रूल समझाया जा सकता है। ये मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि फिक्स प्रीपोजिशन, मैं एक चार्ट पढ़ाता हूँ जिसमें 370 जो है फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन में एक बात बताई जाती है कि कुछ वर्ब्स एग्जेक्टिव्स हैं और ये कुछ मतलब वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने पास फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, और अगर फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं तो उनका सेंटेंस के अंदर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जब हम याद करते हैं ना तो एग्जामिनर में बहुत चालाक होता है। एग्जामिनर अपनी मर्जी से अलग अलग स्टाइल में आपको जो है क्वेश्चन फ्रेम करके देता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए गए हैं और ये रूल कैसे अप्लाई होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, शिवम इज कॉन्शियस एंड इंगेज्ड इन हिज वर्क। शिवम जो है वो कॉन्शियस है और इंगेज्ड है अपने काम में। कॉन्शियस है और इंगेज्ड है अपने काम में है। जो कॉन्शियस है ना, ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ये प्रीपोजिशन अपने साथ ऑफ लेता है। कंजंक्शन एक बात ये बोलता है कि कंजंक्शन हमेशा अपने से पहले और अपने बाद सिमिलर स्ट्रक्चर लेता है। तो जैसे एंड के बाद इंगेज्ड इन लिखा है तो इसके पहले कॉन्शियस के साथ ऑफ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, योगेश इज सीनियर एंड ओल्डर देन हर्स। तो जो ई आर होता है वो अपने साथ देन लेता है प्रीपोजिशन, लेकिन जो आई ओ आर होता है वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। तो यहाँ पे टू नहीं है, आपको टू लगाना पड़ेगा। योगेश इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन हर्स। अगर आप एंड के लेफ्ट और राइट देखोगे तो पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा कि ओल्डर अपने साथ प्रीपोजिशन दिल ले रहा है तो सीनियर भी अपने साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है उसे भी लगाना पड़ेगा। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आप देखोगे कि दो शब्द ऐसे होंगे जो जोड़े जाएंगे, ठीक है ना, जो जोड़े जाएंगे, ये अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेता है, ये अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेता है। तो इस वाला प्रीपोजिशन को हटा दिया जाएगा सेंटेंस के अंदर, इस वाले को दे दिया जाएगा और सेंटेंस को आगे फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन रिदम में अपने को पता नहीं चलता है जब तक अपने फिक्स प्रीपोजिशन के चार्ट को रट्टा नहीं मार रखा है। इसी तरीके से देखो, तीसरा है औगत वाज सरप्राइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड विथ माई परफॉर्मेंस। अब एज वेल एज भी ऐसा कंजंक्शन है जो अपने साथ दो चीज़ों को जोड़ रहा है, एक सरप्राइज को जोड़ रहा है, एक प्लीज को जोड़ रहा है। तो सरप्राइज जो है अपने साथ ये मेन वर्ब है, प्लीज अपने साथ जो है विथ ले रहा है, सरप्राइज अपने साथ एट लेता है।
सरप्राइज अपने साथ एट लेता है, तो अवगत वॉज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विथ माई परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। चौथा देखो, मोहन्स मोबाइल इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन, तो जो ER होता है वो देन लेता है, जो डिफरेंट होता है वो अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, अपने साथ फ्रॉम लेता है। तो मोहन्स मोबाइल इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन, तब जाके सेंटेंस सही होगा। इसी तरीके से अगर मैं 5वां सेंटेंस पढ़ूं तो ये सेंटेंस और ध्यान देने लायक है, ये और ध्यान देने लायक है। प्रगति इज यंगर एंड टॉलर देन हिज ब्रदर, तो यंगर भी अपने साथ देन लेता है और टॉलर भी अपने साथ देन लेता है, यंगर भी अपने साथ देन लेता है और टॉलर भी अपने साथ देन लेता है। तो क्या हम यहाँ देन लगा दें, सेंटेंस सही हो जाएगा? नहीं। अब इसमें मैं थोड़ा मैथ्स का रूल समझाता हूँ। आपको पता है कि अगर हम बोले AB + BC, तो हम इसको ऐसे भी तो लिखते हैं ना कि A + C × B लिखते हैं ना। अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन है तो अलग लगा देते हैं। और ये प्लस है क्या, ये कनेक्टर ही तो है, ये एंड होता है, ये एज वेल एज होता है, जितने आपके कंजंक्शन है वो कनेक्टर ही तो हैं। इसको मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हो कि अगर देन जो है इसके साथ भी लगता है और इसके साथ भी लगता है, तो दोनों के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में देन अकेले भी सही है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, यंगर एंड टॉलर देन हिज ब्रदर, यहाँ पे नो एरर है। तो बात को समझना है कि अगर दोनों शब्द अपने साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं तो दोनों के साथ वो डिफरेंट प्रीपोजिशन लगाना है। अगर सिमिलर प्रीपोजिशन लेते हैं तो सिर्फ बाद वाले के बाद आपको प्रीपोजिशन लगाना है। तो रूल बहुत सिंपल सा था। रूल सिंपल सा ये है कि अगर दो शब्दों को जोड़ा गया है, दोनों शब्द अपने साथ साथ अगर अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं तो दोनों के साथ वो अलग अलग प्रीपोजिशन मेंशन करना सेंटेंस के अंदर ज़रूरी होता है। अगर कॉमन लेते हैं तो सिर्फ बाद वाले के बाद मेंशन करना होता है। ये बहुत अच्छा, बहुत क्लासिक क्वेश्चन आता है जब एग्ज़ाम में आता है, तो ये ना दिमाग से फिसल जाता है क्योंकि इनके रिदम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है और जब हमको पढ़ने में अटपटा नहीं लगता है तो हम एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फिक्स प्रीपोजिशन चार्ट को पढ़ना रटना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ। और आज के दिन का आखिरी रूल पढ़ेंगे हम लोग। आखिरी रूल यूज्ड टू को लेके पढ़ाई करेंगे। यूज्ड टू हमारा एक मॉडल है और यूज्ड टू हमारा एक एग्जेक्टिव भी है। यूज्ड टू हमारा एक मॉडल है और यूज्ड टू हमारा एक एग्जेक्टिव है। ये हमारा एक मॉडल है और ये हमारा एग्जेक्टिव भी है। मॉडल को सिंपली MOD लिख रहा हूँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ जाओगे। अब दोनों की प्रॉपर्टीज़ पहले समझ लो कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझ लो। अगर ये मॉडल है मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और इसके बाद हम क्या काम करते हैं, V1 लगाते हैं, V1 लगाते हैं। ये एग्जेक्टिव की तरह काम करता है तो इसके बाद हम नाउन लगाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे वर्ब आ गया तो हम क्या करेंगे, वर्ब की ING फॉर्म लगा देंगे। बस ये छोटी सी बेसिक बात आपको ध्यान रख लेनी है और सेंटेंस के अंदर बस पहचानते हुए चलना है कि कहाँ पे मॉडल की तरह काम कर रहा है, कहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब ये मॉडल की तरह काम करता है तब ये हेल्पिंग वर्ब होता है। जब ये एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है इसका मतलब सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होगा। सेंटेंस के अंदर दूसरा हेल्पिंग वर्ब होगा, पक्का दूसरा हेल्पिंग वर्ब होगा। अब बस इसी को पढ़ते हुए समझते हुए चलना है, इसी को पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। जैसे सेंटेंस नंबर 1 है, ही यूज्ड टू ट्रेवल बाई मेट्रो। अब यहाँ पे देखो दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद जो मेन वर्ब है वो V1 है, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। दूसरा देखो ही इज़, अब यहाँ पे दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है कि जो यूज्ड टू है, जो यूज्ड टू है यहाँ पे मॉडल की तरह काम नहीं कर रहा है। तो यूज्ड टू के बाद अपने को वर्ब की ING फॉर्म देखनी है और वर्ब की ING फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब है सेंटेंस सही है। ही इज़ यूज्ड टू ट्रेवलिंग। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर जो इज़ है, इज़ यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस वाला है या फिर सिंपल टेंस वाला है? यहाँ कंटिन्यूस है, ये यहाँ पे इज जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ छोटी सी बात आपको पता होगी। ही इज़ यूज्ड टू ट्रेवलिंग बाई मेट्रो। अब इस बात को सिंपली याद कर लो, मैं समझा तो रहा हूँ लेकिन इसको याद भी कर लो। याद क्या करना, बस यही पॉइंट करना है कि यूज्ड टू मॉडल की तरह काम करे तो इसके बाद V1 लेते हैं, और अगर मॉडल की तरह काम ना कर रहा हो तो एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा होता है, तब वो अपने बाद वर्ब की ING फॉर्म लेता है, क्योंकि एग्जेक्टिव को अपने बाद नाउन लेना होता है। अगर वर्ब आ गया तो वर्ब की ING फॉर्म लेता है। पता कैसा चलेगा कि एग्जेक्टिव है या जो है मॉडल है? मॉडल के लिए सिंपली जब ये मॉडल की तरह काम करता है तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है इसका मतलब है यूज्ड टू, वहाँ पे मॉडल नहीं, वहाँ पे एग्जेक्टिव है। यहाँ पे जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ पे
ये मॉडल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दूसरा कोई दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बस इतनी सिंपल सी बात याद रख लोगे, कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो नीचे चलते हुए देखते हैं। जैसे आई एम यूज्ड टू लिखा है, अब मैं पूछूं यहाँ मॉडल की तरह काम कर रहा है, एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो हमें सबसे पहले बस देखना होता है कि दूसरा वर्ब दिया हुआ है कि नहीं। एम दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे यूज्ड टू जो है कैसा काम कर रहा है, एग्जेक्टिव, क्योंकि दूसरा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दिया हो, दूसरा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया हो, इसका मतलब हो गया कि यूज्ड टू यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो आई एम यूज्ड टू, तो टीच की जगह क्या होना चाहिए, टीचिंग। टीच की जगह क्या होना चाहिए, कोई भी वर्ब आए तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। कैमल्स आर यूज्ड टू, अब यहाँ आर दिया हुआ है, दूसरा वर्ब दिया है, इसका मतलब यूज्ड टू एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो लिव की जगह क्या होना चाहिए, लिविंग विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। माई अंकल यूज्ड टू विजिटिंग, अब माई अंकल लिखा है, यूज्ड टू लिखा है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये यहाँ पे मॉडल की तरह काम कर रहा है। अगर मॉडल की तरह काम कर रहा है तो विजिटिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विजिट होना चाहिए। कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अगर इसके पहले दिया हुआ है तब ये एग्जेक्टिव की तरह होता है, पर अगर नहीं दिया है तो मॉडल की तरह है। मॉडल की तरह है तो इसके बाद V1 का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से देखो, द स्टूडेंट आर यूज्ड टू स्टे इनसाइड व्हेन इट्स रेनिंग। द स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू स्टे इनसाइड व्हेन इट्स रेनिंग। अब यहाँ पे देखो आर दिया हुआ है, इसका मतलब यूज्ड टू क्या है, यूज्ड टू यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो स्टे की जगह क्या होना चाहिए, स्टेइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेइंग होना चाहिए। अच्छा, एक यूज्ड टू की प्रॉपर्टी याद रख लो कि यूज्ड टू जो इस्तेमाल होता है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये पास्ट हैबिट बताने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट हैबिट बताने के लिए इस्तेमाल होता है। बस इतनी बात भी आप याद रख लो कि यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट हैबिट बताने के लिए करते हैं। जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन करेक्ट करना है वो ये छोटी सी बात याद रख के करेक्ट हो जाएगी। यही तरीका होता है सेंटेंस के अंदर यूज्ड टू के यूज केस को पिक करना। ज़्यादा मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज होगी। बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा वे बताया अपन ने कि आपको बस दो ही बात याद रखनी है। मॉडल की तरह काम कर रहा है, एग्जेक्टिव। एक बार दोबारा से रिपीट कर लो, मॉडल की तरह काम कर रहा है, एग्जेक्टिव। कैसे पहचानेंगे मॉडल की तरह काम कर रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब उसके पहले नहीं दिया होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कोई उसके पहले दिया, इसका मतलब है वो एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और उसके बाद वर्ब अगर आया हुआ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। इतनी बात बस आपको याद रखनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अगर समझ में आया है और लेक्चर अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए जो है, और नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और या नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ सुझाव देके जाइएगा। कुछ अगर इनके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि सर इस पे वीडियोस बढ़ा दीजिए, ताकि मैं मेंस में कुछ मतलब आपकी तैयारी में मदद कर पाऊँ या अगले साल की तैयारी में मदद कर पाऊँ। अगर मैं आपकी तैयारी में एक छोटा सा भी पार्ट प्ले कर पाऊँगा तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी बेसिक्स ही बिल्कुल वीक है और वो अपनी बेसिक्स पूरी सही से सही करना चाहता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, तो आप माई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आप जाएंगे तो आपको 1050 घंटे का पूरा बेसिक से लेके मेंस तक का पूरा रेडीमेड कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें 500 से ज़्यादा क्विजेज है, बाइलिंगुअल पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती है, और प्रीवियस ईयर पूरा इंटायरली कवर किया गया। और सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो हम लोगों ने बनाया, क्योंकि हम सारे के सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, तो वी नो कि कैसे आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तब जाके आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। और हमने कोशिश किया है कि आपका समय 1.5 साल 2 साल बर्बाद ना हो, छोटे से समय में आप अच्छी तैयारी कर पाओ। और ये कोर्सेज़ की फ़ीस हमने जानबूझ के बहुत घटा के रखा हुआ है। सिर्फ 840 रुपये में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 12 महीने का आपको पूरा का पूरा वैलिडिटी मिलता है। इस 12 महीने में अपनी बेसिक्स बहुत अच्छी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपकी बेसिक्स बहुत अच्छे से बिल्ड है, आपने 1-2 बार ग्रामर पढ़ रखा है, तो आप मेरे इस पूरे के पूरे 75 डेज़ प्लान के साथ आप अपना रिवीजन करो, नोट्स बनाते हुए चलो। आपको बहुत मदद मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे शायद ही आपका कोई क्वेश्चन जो है गलत होगा। और बहुत अगर वीडियोस पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर मत करना भूलिएगा। माई पाठशाला का ऑफिशियल टेलीग्राम जो है चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कमेंट अगर करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को। और अगर पसंद आ रही हो लेक्चर तो नीचे ऑसम लेक्चर बोल के जाइएगा, अच्छा लेक्चर बोल के जाइएगा। अगर नहीं भी पसंद आ रही हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ डाउट रह गया, तो नीचे वो भी मेंशन कीजिएगा। मैं आने वाली क्लासेस में वो भी इंक्लूड करूँगा, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास कर सकूँ और आपके सिलेक्शन में अपना भी योगदान दे पाऊँ। सो आज की क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।